लोग कहते हैं कि हनीमून किसी इंसान की लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट और बेस्ट टाइम माना जाता है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि शादी के तुरंत बाद हनीमून के लिए बिल्कुल सही होते हैं, जिससे कपल्स को उम्मीद होती है कि हनीमून बेटर होगा। बहुत दुख की बात है कि मेरे साथ जो हुआ वह सच्चाई से बहुत दूर है, क्योंकि मेरा हनीमून बिल्कुल अच्छा नहीं था और ये एक बैड मेमोरी के अलावा और कुछ नहीं है, और मैं जल्द से जल्द इसे भूलना चाहता हूँ। मेरा नाम बेंजामिन है और 5 नवंबर 2010 को मेरी शादी हुई। शादी और शादी से पहले के दिनों में ज्यादातर मेरी वाइफ की नर्वसनेस और हम दोनों की पर्सनल प्लानिंग चलती रहती थी, और फाइनली सब कुछ एक्शन में होने वाला था। और मैंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि जो कुछ भी मैंने सोचा है वो सब पूरा होना चाहिए। मैंने कई महीने पहले ही ये सोचने में काफी दिमाग लगा दिया था कि हमें अपने हनीमून के लिए कहाँ जाना चाहिए और वहाँ क्या क्या करना चाहिए। आखिरकार मुझे बार बार वही बात याद आती रही जब मेरी वाइफ ने शादी से पहले मुझसे कई बार कहा था, क्योंकि मेक्सिको सिटी में ही उसका जन्म हुआ था और वो बहुत छोटी उम्र में ही वहां से शिफ्ट हो गई थी, इसलिए उसे उस सिटी के कल्चर के बारे में कुछ याद नहीं है। और मैंने तुरंत ही मेक्सिको सिटी के लिए अपने हनीमून का प्लान बनाया। हम अपनी शादी के 2 दिन बाद मेक्सिको पहुंच गए थे और मेरे वाइफ के चेहरे पर अभी भी खुशी से भरी स्माइल थी। वहां पहुंचने से पहले ही मैंने उसे बता दिया था कि हम कहां जा रहे हैं। इस पैकेज ने हमें शहर के बाहरी इलाके में एक रोमांटिक रेस्टोरेंट में स्टे करवाया। हमारे साथ इस पैकेज के थ्रू वहां एक कपल और एक अकेली माँ अपने 9 साल के बेटे के साथ स्टे कर रहे थे। रिजॉर्ट काफी शानदार था और उसके चारों तरफ बहुत सारे घने पेड़ थे और एक लंबी लेक थी। हम अपनी मर्जी से कुछ भी करने के लिए आजाद थे, इसलिए मैं अपनी वाइफ को दूर बसेस पर जगह घुमाने के लिए ले गया। हम कार्निवल देखने भी गए थे। इन सब में मैंने देखा कि मेरी वाइफ स्माइल करना बंद नहीं कर पा रही थी। उस वक्त मुझे लगा कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया है और हमारा हनीमून बहुत अच्छा जा रहा है। लेकिन मुझे क्या पता था कि इससे आगे सच्चाई कुछ और ही होने वाली थी। उस हफ्ते बाद में हमारे रिजॉर्ट मैनेजर ने हमें इन्फॉर्म किया कि हमारे पैकेज में अगली 2 रातों के लिए एक स्पेशल एक्सपीरियंस भी इंक्लूडेड है। हमारे प्यारे गेस्ट्स, हमें उम्मीद है कि आपने अब तक हमारे साथ बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, लेकिन आखिरकार अब वक्त आ गया है कि मैं आपको इस पैकेज के बारे में सबसे अच्छा पार्ट के बारे में बताऊं। कल रात हमारे पास एक स्पेशल आर्टिस्ट आएंगे, हमारे कल्चरल डांस और सॉन्ग्स के साथ आपको एंटरटेन करेंगे। ये सब हमारे स्पेशल मील के दौरान शुरू होगा। कल रात के बाद आमतौर पर हर किसी के लिए एक अलग एक्सपीरियंस होने वाला है, लेकिन ये कपल्स के लिए सबसे बेस्ट होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम देर रात तक जंगलों में घूमने जाते हैं। ये सुनकर मैं थोड़ा परेशान हो गया और शायद उसने हमारे परेशान चेहरे देख लिए थे, और फिर उसने हंसते हुए कहा, चिंता ना करें, ये पूरी तरह से सेफ है। बस एक बात बता दूं कि लोगों की अफवाह पर यकीन ना करें, लेकिन रात 11 बजे के आसपास कुछ खास और सबसे खूबसूरत जुगनू में से कुछ इंटरकोर्स करने के लिए बाहर आते हैं, और इस सारी प्रोसेस में हम तालमेल बिठाते हैं और ये सबसे सुंदर डांस करते हैं। उस रात बाद में अचानक मेरी वाइफ ने मुझे जगाया, जो बेचैन होकर कमरे के चारों तरफ देख रही थी और उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। परेशान होकर मैंने तुरंत उससे पूछ लिया कि क्या प्रॉब्लम हुई है। उसने सहमे हुए जवाब दिया, क्या तुमने वो सुना? मैंने हमारे कमरे के चारों तरफ देखा और ध्यान से सुनने की कोशिश की, लेकिन कमरा बिल्कुल शांत था। मैंने कहा, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। उसने जवाब दिया, मुझे पता है, लेकिन मैंने किसी को रोते हुए सुना। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर पता चल रहा था कि वो किसी भी तरह से मेरे साथ कोई प्रैंक नहीं कर रही थी। उसे यकीन दिलवाया कि वहाँ सब कुछ ठीक है। फिर अगला दिन भी आ गया और तेजी से गुजर गया, और इससे पहले कि हमें पता चलता, हम विदेशी डांसर्स और काफी अच्छे पकवानों से घिरे हुए थे। मेरी वाइफ के साथ हुई मेरी अजीब बातचीत अभी भी मेरे दिमाग से नहीं हटी थी, क्योंकि वो उस कल्चरल डांस और कॉन्टिनेंटल फूड को एंजॉय कर रही थी। इन सब एक्टिविटीज और ड्रिंक्स के कारण रात करीब 10 बजे सभी लोग सोने चले गए थे। मैंने नहा लिया और मैंने सोचा कि अब मुझे भी बेड पर जाकर सोना चाहिए। जब मैं सो रहा था तो कुछ देर बाद ही मुझे लगा कि अचानक मैंने बाहर से जोर से चीखने की आवाज सुनी। चीख के बाद लगातार रोने की आवाजें आने लगी। मैं तुरंत बेड से उठ खड़ा हुआ और खिड़की की तरफ भागा। सबसे पहले तो मुझे ये लगा कि किसी को मदद की जरूरत है, लेकिन मैं वहां सिर्फ पेड़ों को देख सकता था, जिससे कि कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा था। मैं वहीं देखता रहा क्योंकि मुझे यकीन था कि मैंने एक चीख सुनी और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अगली सुबह मैंने बाकी लोगों से पूछने का सोचा कि क्या उन्होंने पिछली रात तेज चीखें सुनी थीं, लेकिन उनमें से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि मैं किस बारे में बात कर रहा था। इसलिए मैंने रिसोर्ट मैनेजर को अलग से जाकर इसके बारे में पूछना चाहा, और हम दोनों ने एक ही तरह की आवाज सुनी थी।
मैनेजर को मेरी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बस मुझे समझाया कि कुछ लोकल लोग जो इस एरिया में कुछ वक्त के लिए रह रहे थे, कुछ लोग अभी भी इन डरावनी कहानियों पर विश्वास करते हैं और कभी कभी चिल्लाकर केबिन में रहने वाले लोगों को डराने की कोशिश करते हैं। उसकी ये बात सुनकर मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ और उसकी कुछ बातें मुझे सही नहीं लगी, क्योंकि मुझे यकीन था कि मैंने रात को जो कुछ सुना था वो सच्चे दर्द में चिल्ला रहे किसी इंसान की चीख थी। वो दिन फिर से तेजी से बीत गया और हम सभी जुगनुओं को देखने के लिए जंगल की तरफ जा रहे थे। मेरा ध्यान उस बात पर बिल्कुल नहीं था जो कुछ भी पिछली रात को हुआ था, क्योंकि मैंने पूरा दिन अपनी वाइफ के साथ अच्छे से बिताया था और ये हमारे हनीमून का आखिरी दिन था। हमने रिजॉर्ट के मैनेजर का पीछा तब तक किया जब तक हम जंगल में नहीं पहुंच गए। उसके ठीक बीचों बीच एक लेक थी और हम सभी चारों तरफ बैठ गए और जुगनुओं का इंतजार करने लगे, क्योंकि मैनेजर ने कहा था कि वे रात 10 बजे के आसपास बाहर आना शुरू कर देंगे। हमने लेक के चारों तरफ लगभग 1 घंटे तक इंतजार किया, जब आखिरकार जुगनू बाहर आ गए। और ये सचमुच सबसे खूबसूरत चीजों में से एक थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। पूरा ग्रुप चुपचाप उन्हें नाचते हुए देख रहा था। अचानक वो सारे जुगनू इधर उधर घूमने लगे और लेक की दूसरी तरफ जाने लगे। हे, क्या कुछ हुआ है क्या? इससे पहले कि उसे जवाब देने का मौका मिलता, पिछली रात की तरह ही एक बड़ी चीख की आवाज पूरी जगह गूंजे और इस बार हमने चीख को बहुत क्लियरली सुना था। अब हम सब जानते थे कि हम अकेले नहीं थे। इसके बाद अचानक सन्नाटा छा गया और हर कोई हैरान रह गया और मैं बता सकता था कि जो भी शोर था वो किसी इंसान का नहीं था। 1 मिनट बाद जंगल का सन्नाटा फिर से खुल गया, लेकिन पिछली बार से अलग। इस बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई चिल्लाने के बजाय रो रहा हो। जैकी, वो अकेली माँ जो अब अपने बेटे की सेफ्टी के लिए चिंतित लग रही थी, उसने मैनेजर से पूछा कि क्या हम जा सकते हैं, लेकिन तभी हमने रिजॉर्ट मैनेजर के चेहरे पर डर देखा। उसने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, वो असली नहीं हो सकती, ये रियल लाला रोना नहीं है, ये रियल लाला रोना नहीं हो सकती। कोई नहीं जानता था कि वो उस वक्त क्या बात कर रहा था या वो अपना काम क्यों नहीं कर रहा था और सिचुएशन को क्यों नहीं संभाल रहा था। औरत की चीखें तेज होती जा रही थीं और जैसे ही हम सब जाने के लिए उठने लगे, मैनेजर ने लाला रोना चिल्लाते हुए जंगल से भागने के लिए कहा और तेजी से भाग गया। मैं अब काफी घबरा गया था, क्योंकि हमें इस बारे में कोई आइडिया नहीं था कि हम अपने रिजॉर्ट में कैसे वापस जाएंगे। अचानक काला घूंघट पहने एक लंबी औरत पानी से बाहर निकलने लगी। उसकी ऊंचाई लगभग 6 फीट थी और उसके बॉडी के हिस्से जो घूंघट से ढके हुए नहीं थे वो सड़े हुए मांस की तरह लग रहे थे। 9 साल का लड़का जॉश डर के मारे रोने लग गया और हम में से बाकी लोग डर के मारे वहीं खड़े रह गए। लेकिन मेरा दिल पूरी तरह से डूब गया जब मैंने देखा कि उसने जॉश की तरफ इशारा किया था, जो अब अपनी माँ के पीठ के पीछे छुपा हुआ था। जैकी ने तुरंत औरत से हाथ जोड़कर भीख मांगते हुए कहा, नहीं, प्लीज मेरे बेटे को अकेला छोड़ दो, उसकी जगह मुझे ले जाओ, प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो। वो रोते हुए बोल रही थी और उसके आसपास मौजूद सभी लोगों के चेहरे के हाव भाव से साफ दिख रहा था कि हम सब बुरी तरह से डर गए थे और कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन हम जानते थे कि हम उस लड़के की हेल्प करने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। औरत को अपनी बेटी की जान की भीख मांगने से निराशा हाथ लगी। फिर उसकी चीख और तेज हो गई। फिर वो जॉश को लेने के लिए हाथ उठाते हुए जैकी और उसके बेटे के पास पहुंची। ऐसा लग रहा था कि बच्चा अपने होश में नहीं था, क्योंकि उसने अचानक रोना बंद कर दिया। लेकिन पलक झपकाते ही रोने वाली वो भयानक औरत और जॉश दोनों गायब हो गए। बाद में हमने उस रिजॉर्ट में वापस जाने का रास्ता ढूंढ लिया, जहां मैनेजर का कोई अता पता नहीं था। मेरी वाइफ अब वहां रहने से बहुत डर रही थी, इसलिए हमने उस कपल को बाय कहा और ईश्वर से प्रार्थना की वो किसी दिन अपने बेटे को फिर देख सके। अगले दिन हम लॉस एंजलिस के लिए अपनी फ्लाइट में चढ़ गए और आने वाले हफ्तों में जैकी ने अपने लापता बच्चे के बारे में बातें फैलाने के लिए हमसे कांटेक्ट किया। अब 13 साल हो गए हैं और जैकी को अभी भी अपने बेटे जॉश के बारे में कोई खबर नहीं मिली है। हर कोई मेरी डरावनी हनीमून स्टोरी पर विश्वास करने से इनकार कर देता है।